राजा के चरणों पर नर्तकी वाला जो चित्र है ये भी गुफा संख्या 2 का है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आवाज आप लोग एक बार लिख के बता दीजिएगा बिल्कुल क्लियर है या नहीं है, वॉइस का प्रॉब्लम तो नहीं है, क्लियर है, ओके थैंक यू। तो चलिए, और कौन सा चित्र, तो भावमग्नाएं या भावमग्ना, तो ये चित्र जो है याद रखना भावमग्ना। अब इसको कैसे याद रखो, दो बाएं अंगूठे वाली रमणी, मतलब गुफा संख्या 2 में बाएं अंगूठे वाली, दोनों बाएं अंगूठे हैं, मतलब चित्रकार ने भूल बस या कैसे भी उसके दोनों अंगूठे सेम बना दिए हैं। तो दो बाएं अंगूठे वाली रमणी, दूसरा आपको बुद्ध का जन्म, तीसरा झूला झूलती राजकुमारी, चौथा तुसित स्वर्ग, इंपॉर्टेंट बता रही हूँ, इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, छंतिवादी जातक। और अगला आप देखें तो कौन सा चित्र है, एक सर्वनाश का चित्र और राजा के चरणों पर नर्तकी, ये चित्र आपको गुफा संख्या 2 से याद ही रखने हैं, यहाँ से बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए, गुड इवनिंग प्रिया पाठक, स्वागत है आपका आज की क्लास में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, प्रश्न संख्या 3, सिंधु सभ्यता के किस स्थल से घोड़े की अस्थियां प्राप्त हुई हैं? ऑप्शन नंबर ए दे रहा है कालीबंगा, बी दे रहा है मोहनजोदड़ो, सी दे रहा है बनावली और डी दे रहा है सुरकोटदा। तो बताओ कहां से घोड़े की अस्थियां प्राप्त हुई हैं? अजंता, वो सॉरी, सिंधु सभ्यता के किस स्थल से, आप लोगों को पता होगा सैंधव कालीन स्थल, सिंधु सभ्यता के स्थल जिनका 1921 में दयाराम साहनी द्वारा उत्खनन किया जाता है, खोज किसी और के द्वारा होती है, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। लेकिन किस सैंधव कालीन स्थल से, डी डी 3 का डी दीपाली दीक्षित, 3 का डी नितिन वर्मा, 3 का डी प्रिया पाठक, 3 का डी, भाई सबने बताया है सुरकोटदा से घोड़े की अस्थियां मिली हैं, वेरी गुड। सुरकोटदा सिंधुकालीन स्थल है जो जहां से क्या प्राप्त हुआ है, हमें घोड़े की अस्थियां मिली हैं, ऑप्शन नंबर डी। कालीबंगा में अगर पूछा जाए कि कालीबंगा किस लिए प्रसिद्ध है, तो काले रंग की चूड़ियों के नाम पर कालीबंगा पड़ा है। और कालीबंगा की विशेषता क्या थी, तो कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में पड़ता है, ये भी याद रखना। पहले ये गंगानगर जिले में पड़ता है, मैं कालीबंगा की बात यहाँ पर कर रही, ठीक है, घग्गर नदी के किनारे पड़ता है। और यहाँ इसे सर्वप्रथम किसने देखा था, तो तैस्तूरी ने देखा था। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, 7 अग्निवेदियां कालीबंगा से मिली हैं, ये भी याद रखना। आयान पासा, गुड इवनिंग, स्वागत है। तो बनावली, मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो कहाँ पड़ता है, पाकिस्तान में पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, प्रश्न संख्या 4, वैष्णव मत का भंडारा। अब भाई भंडारा खाने वाले सचेत हो जाओ, बताओ वैष्णव मत का भंडारा चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन है नूरपुर, चंबा, बसोहली, गढ़वाल। फटाफट कमेंट में बताइए। हाँ, जुते हुए खेत कालीबंगा से मिले हैं। 4 का ऑप्शन नंबर ए बता रही हैं दीपाली दीक्षित, और लोग भी बताइए बाकी क्या होगा क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर। वैष्णव मत का भंडारा कहाँ की विशेषता है? फटाफट आप लोग कमेंट में बता दीजिए कि कहाँ वैष्णव मत का भंडारा चित्रित किया गया है। चलिए, बिल्कुल सही बताया है दीपाली ने, आराध्या ने, कल्पना ने, आयान पासा ने। चलिए, ये कहाँ मिला है, नूरपुर में मिला है, ये बता रहे हैं अलंकृत ईंटें, हाँ अलंकृत ईंटें भी आपको कालीबंगा से मिली हैं। नूरपुर में मिला है वैष्णव मत का भंडारा चित्र, एक ही चित्र है। और यहाँ के शासक जो थे वासुदेव, सूरजमल, जगत सिंह, वीर सिंह, इनको भी याद रखना, ठीक है। ये कहाँ के, नूरपुर शैली के चित्रकार थे। और राजा जगत सिंह का संबंध जो था किसकी वजह से, जगत सिंह का, जगत सिंह की वजह से
इनका संबंध जो है जहांगीर से बहुत अच्छा था, इसलिए रानी नूरजहां के नाम पर नूरपुर का नाम नूरपुर पड़ा था। तो ये भी याद रखना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन है, आप लोगों का प्रश्न है, गढ़वाल शैली में बना हुआ चित्र महादेव की सभा किस चित्रकार ने बनाया है? ऑप्शन है मौलाराम, बी है चैतू शाह, सी है मानकू और डी है मंगतराम। प्रश्न है कि गढ़वाल शैली में बना हुआ चित्र वैश्य महादेव की सभा किसने बनाया है? आप लोगों को बताना है कि गढ़वाल में एक चित्र बना है महादेव की सभा। गढ़वाल जिसकी बात हम करें तो गढ़वाल शैली जो कि पहाड़ी शैली का उद्गम स्थल मानी जाती है, यहाँ पर एक चित्र बना, कौन सा? आपका महादेव की सभा। चलो बताओ किसने बनाया है ये चित्र? अच्छा, गढ़वाल शैली आएगी किसके अंतर्गत ये भी बताना। आयान बता रहे हैं 5 का बी, क्वेश्चन नंबर 5 का बी, वेरी गुड, सही बता रहे हैं। गढ़वाल शैली में चंद्राकार तिलक की भी विशेषता थी, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, गढ़वाल में क्या विशेषता थी? चंद्राकार तिलक यहाँ लगाया जाता था और ये यहाँ की सबसे बड़ी विशेषता थी, याद रखना। और इसका सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही उत्तर। और दिया भी है आराध्या ने सही दिया है, पहाड़ी शैली में आता है, वेरी गुड, पहाड़ी शैली में आता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही उत्तर क्या होगा? चैतू शाह, ऑप्शन नंबर बी, चैतू शाह ने बनाया है आपका महादेव की सभा। एक और इनका चित्र याद रखना है चैतू शाह का, यादव महिला का हरण। ठीक है, यादव महिला का हरण और सती का तप। ठीक है, अगर मौलाराम की बात आए तो गढ़वाल शैली में मौलाराम ने अभिसारिका नायिका के बहुत सारे चित्र बनाए हैं और इसी के साथ आंख मिचौली और राधा कृष्ण चित्र बनाया है, जिसका आंख मिचौली का रेखांकन जो था, रेखा चित्र किसने बनाया था? मौलाराम ने बनाया था। तो ये भी आपको याद रखना है। चैतू साहा, हाँ जी, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। यंत्रों के सहयोग से, यहाँ से ध्यान से इसको समझिएगा, यंत्रों के सहयोग से बनाई गई रेखाएं कहलाती हैं। मतलब जो रेखाएं यंत्रों के सहयोग से, जैसे आप पटरी प्रकार की सहायता से रेखाएं बनाते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे? ऑप्शन नंबर ए है औपचारिक रेखाएं, ऑप्शन नंबर बी है यांत्रिक रेखाएं, ऑप्शन नंबर सी है अनौपचारिक रेखाएं, ऑप्शन नंबर डी है मानक रेखाएं। क्या होगा इसका सही उत्तर? जल्दी से बता दीजिए आप लोग, क्या होगा? यंत्रों के सहयोग से बनी हुई रेखाओं को हम क्या कहेंगे? औपचारिक रेखाएं, अनौपचारिक रेखाएं, यांत्रिक रेखाएं या फिर मानक रेखाएं? क्वेश्चन बहुत पेचीदा है, ध्यान से सुनिएगा और फिर आंसर दीजिएगा। यहाँ पर आंसर दिया है कल्पना ने, बिल्कुल सही, औपचारिक रेखाएं। एक चीज समझिएगा, जो हम कागजी कार्यवाही करते हैं, एक तरीके से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन खींचे या कोई भी काम होता है, जब हम ऑफिशियल वर्क करते हैं तो उसमें कोई भी हमारी पर्सनल पर्सनल चीज नहीं होती, वो औपचारिकताएं होती हैं जो हम करते हैं, है ना। अब रेखाएं, यांत्रिक रेखाओं से कोई लेना देना यहाँ पर नहीं है, यंत्र से बनाई गई हैं लेकिन पेंसिल की सहायता से। औपचारिक रेखाएं वो कहलाएंगी। ठीक है, क्या कहलाएंगी? औपचारिक रेखाएं। अनौपचारिक रेखाएं, जैसे ये रेखा मैंने हाथ से खींची तो ये अनौपचारिक रेखा है। अगर यही मैं किसी यंत्र की सहायता से, मान लीजिए यहाँ पर हमने एक रेखा ली, ठीक है, यहाँ से हमने एक रेखा ली, ये वाली, और इसको खींचा तो बिल्कुल स्ट्रेट खींच रही है, मतलब ये किसी के सहयोग से खींची जा रही है, तो ये क्या कहलाएगी? ये आपकी, ये खींचेगी भी नहीं। ये रेखा, ये क्या कहलाएगी? ये आपकी औपचारिक रेखा
कहलाएगी। ठीक है, तो औपचारिक अनौपचारिक में ये क्वेश्चन आता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, हाथ से खींची गई रेखा अनौपचारिक, हाँ वेरी गुड। और जो रेखाएं आपकी स्केल से खींची जाएं या प्रकार पटरी किसी की सहायता से खींची जाएं तो वो औपचारिक रेखाएं होती हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आप लोगों को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है मधुबनी। मधुबनी कहाँ की लोक कला है? क्वेश्चन कर रहा है मधुबनी कहाँ की लोक कला है, प्रश्न संख्या 7। ऑप्शन नंबर ए दे रहा है राजस्थान, बी दे रहा है उत्तर प्रदेश, सी दे रहा है बिहार और डी दे रहा है महाराष्ट्र। कहाँ की लोक कला है मधुबनी? अविनाश वर्मा, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका क्लास में। आयान पासा, बताइए मधुबनी कहाँ की लोक कला है? चलिए, सेवेंथ का सी, हाँ वेरी गुड। मधुबनी चित्रकला है, चित्रकला की एक तकनीक है जिसमें फोक आर्ट या हम कहें लोक कला बनाई जाती है। कुछ ज्यामितीय आकार पर ही हाथ पैरों का निर्माण होता है, जैसे अपभ्रंश शैली के आप चित्र देखते हैं जिसमें पेड़ पौधों का भी चित्रण होता है और इसमें मोस्टली आपको प्राकृतिक रंग प्रयोग में देखने को मिलते हैं। बिहार की, राजस्थान की लोक कला क्या है बताइए आप लोग? मांडना कहाँ की कला है बताइए? मांडना, ठीक है। उत्तर प्रदेश की क्या है? चौक पूरना। और महाराष्ट्र की क्या है? तो वर्ली। ठीक है, तो ये सारी लोक कलाएं भी आपको याद रखनी है। मधुबनी, मिथिला बिहार, वेरी गुड। मिथिला की फेमस है, मांडना राजस्थान की है द ड्राइंग क्लासेस, बिहार की मधुबनी है, उत्तर प्रदेश की चौक पूर्णा है और महाराष्ट्र की वर्ली आर्ट है। वर्ली आर्ट आजकल जो ट्रेंड में है, कपड़ों पर भी ये बनाई जाने लगी है, ऐसे करके बनती है। याद होगा आप लोगों को अगर ऐसे देखे होंगे, ऐसे करके बहुत सारे चित्रों को गोल 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 बना देना मतलब वर्ली आर्ट के अंतर्गत आता है। वेरी गुड। चलिए, अगला क्वेश्चन है आलेखन कितने प्रकार के होते हैं? आज बहुत नॉर्मल और सीधे से क्वेश्चन उठाए हमने, साधारण से प्रश्न। रंगोली वर्ली महाराष्ट्र की है, हाँ वेरी गुड। रंगोली भी महाराष्ट्र की है, आराध्या, आयान। हाँ, क्वेश्चन ये है कि आलेखन कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन नंबर ए दिया है 2 प्रकार के, बी दिया है 4 प्रकार के, सी दिया है 3 प्रकार के और डी दिया है 8 प्रकार के। ये जान लो, आप जो तैयारी कर रहे हो, ये आप क्लास में जाओगे सबसे पहले आप अगर अपने बच्चों से यही क्वेश्चन पूछ लिए, बच्चे आलेखन बनाते हैं, या किसी बच्चे ने पूछ लिया, तो आपके लिए पेचीदा प्रश्न हो जाता है और ये क्वेश्चन पेपर में भी आता है। तो आपको बताना है आलेखन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, 4 प्रकार के, 3 प्रकार के, 8 प्रकार के। चलिए बताइए क्या होगा सही उत्तर? छोटा है पर बड़े काम का क्वेश्चन है, देखते हैं कितने लोग इसका सही आंसर देते हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, सुधार लो। हम्म तो कैसे 4 प्रकार के, कौन कौन से होते हैं? तो नाम याद रखना। नंबर 1 पर आता है प्राकृतिक आलेखन, और बच्चों से सबसे पहले यही पूछते हो आप, क्योंकि आपको पढ़ाना आलेखन ही है। ठीक है, ठीक है। नंबर 1 पर आता है प्राकृतिक आलेखन, नंबर 2 पर आता है अलंकारिक आलेखन, नंबर 3 पर आता है ज्यामितीय और नंबर 4 पर आता है सूक्ष्म। अभी मैं ये समझाऊंगी आपको, बस 1 मिनट इंतजार कीजिएगा। ठीक है,
हाँ, तो मैं आपको बता रही थी कि आलेखन, प्राकृतिक आलेखन वो होते हैं जिन्हें आप सीधे बना देते हैं, जिनमें कोई भी एक तरीके से आप अलंकारिकता को ऐड नहीं करते, कोई प्राकृतिक अलंकारिक ज्यामिति सूक्ष्म, वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो अब यहाँ प्राकृतिक आलेखन वो जैसे आपने देखा नेचर को वैसे ही बना दिया, वो क्या कहलाएंगे, प्राकृतिक आलेखन। अलंकारिक आलेखन वो होते हैं जिन्हें हम मोस्टली बनाते हैं, जैसे हमने कमल का फूल बनाया, तो कमल, यहाँ पर कमल का फूल भी हमसे अच्छा नहीं बनेगा, कमल का फूल बनाया और कमल के फूल के साथ जब हम कलियों और पत्तियों को बनाते हैं तो हम जानते हैं कि वैसी कलियां नहीं होती। अब उनके साथ जो हम ये चीजें यूज करते हैं, ये बनाते हैं, पत्तियों को हम गोल ना बना के इस तरीके से बनाते हैं, तो ये क्या है, ये अलंकारिकता है ना, अलंकरण जोड़ा हमने, सजाया इनको, तो ये क्या कहलाएगा, ये अलंकारिकता कहलाएगी। ठीक है, तो ये कौन से आलेखन हो जाते हैं, अलंकारिक आलेखन। अब बात आती है ज्यामिति आलेखन की, तो ज्यामिति आलेखन, गुड इवनिंग। ज्यामितीय आलेखन वो होते हैं, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे ज्यामितीय आकारों को, रूपाकारों को प्रयोग करके हम आलेखन बनाते हैं। बचपन में बहुत सारे लोगों ने ये वाला आलेखन बनाया होगा, ये खेल खेल में हम लोग खूब बनाया करते थे प्रकार से, यहाँ पर मुझसे वैसे नहीं बन रहा, तो ऐसे वो बनाया करते थे, ऐसे करके फिर इसके चारों तरफ त्रिभुज बना दें या ये चीजें बना दें, तो यह क्या कहलाएगा, ज्यामितीय आलेखन कहलाएगा। और सूक्ष्म आलेखन वो है जो इन तीनों का मिश्रण है, जिसमें प्रकृति भी है, अलंकारिकता भी है और ज्यामिति भी है, तो ये सब क्या कहलाएंगे, आपके सूक्ष्म आलेखन में आएंगे। तो ये चार प्रकार के आपके आलेखन होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है जोगीमारा से। जोगीमारा गुफा चित्रों का हिस्सा नहीं है, ये क्वेश्चन कई बार पेपर में आ चुका है, तो मैंने सोचा एक बार फिर डाल देती हूँ। हालांकि ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बिल्कुल हलवा होगा, द ड्राइंग क्लासेस। हाँ, बताइए, जोगीमारा गुफा चित्रों का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन नंबर ए मानव आकृति, बी मछली, सी हाथी, डी नारियल। नारियल के पेड़ के साथ प्राकृतिक दृश्य क्या नहीं है, तो सबने आंसर दे दिया है, कली का फूल। कल्पना ठाकुर, छह कली का फूल। हाँ, छह कली का फूल बोलते थे हम लोग उसमें। सब ने आंसर दिया और बिल्कुल सही है, इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है आपको कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। मानवाकृतियों का प्रयोग तो हुआ ही है, पेड़ के नीचे बैठी हुई मानवाकृतियां बनाई गई हैं, मछली का भी बना है, गज और ग्राह की कहानी एक तरीके से दिखाते हुए एक मछली मगरमच्छ को निगलते हुए वो चित्र दिखाया गया है। हाथी, हाथी का भी अंकन हुआ है, मछली के साथ हाथी की लड़ाई को दिखाया गया है, वो मकर या मछली के रूप में। तो ये सारे चित्र हैं, पर नारियल के पेड़ वहां पर नहीं है, तो ये याद रखना। और ये भी याद रखना, हरे रंग का प्रयोग सबसे पहले आपके जोगीमारा में हुआ था, और किससे बनता था, आप लोगों को पता है कि जोगीमारा में जो हरे रंग का प्रयोग हुआ है वो किससे बनाया जाता था, जबकि अजंता में जो चित्र हैं उनमें मोस्टली कई बार इसमें इसमें भी रासायनिक रंगों का भी प्रयोग किया जाता था, अजंता में भी। तो आप बताओ कि हरा रंग जोगीमारा में जो प्रयोग हुआ है वो कहाँ से बना है या किस चीज से बना है, बड़ा मजेदार उसका नाम है, फिर अभी मैं आपको बताऊंगी। तब तक क्वेश्चन नंबर 10 मैं आपको बताती हूँ। किस चित्रकार ने द ट्री एंड वर्ड सीरीज बनाई है, आपको बताना है वो कौन सा चित्रकार है जिसने ट्री एंड वर्ड सीरीज बनाई है। पहले तो आप नाम लिख के दीजिए कि वो कौन सा फल था जिससे जोगीमारा के चित्रकारों ने, चित्रकारों क्या कहें, देवदासी, और उन्होंने आपके देवदीन ने, रूपदक्ष देवीदीन ने बनाया है। लेकिन फिलहाल यहाँ पर मैं पूछ रही कि वो कौन सा चित्रकार है जिसने स्वामीनाथन का 1928 शिमला ग्रुप 1890 स्थापना किए हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छे आराध्या आर्ट। तो 10 का क्वेश्चन नंबर का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, जे स्वामीनाथन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जे स्वामीनाथन का चित्र है। द ट्री एंड वर्ड सीरीज, ये वर्ड मैन के नाम से जाने जाते हैं। अच्छा, मैं हरे रंग की बात कर रही थी, तो उसका नाम है मायरोवालम।
राजस्थानी वाला गाना याद आया होगा आप लोगों को। तो ये जो है मायरोवालम नामक फल से बनाया जाता था, ये मछली से मत ले लीजिएगा। हरा रंग जो है मायरोवालम से बनाया जाता था, मायरोवालम नामक फल से। और जे स्वामीनाथन की, वेरी गुड, मायरोवालम फल जोगी मारा में, हाँ, हरा रंग बनता था। बहुत सुंदर। तो ये जे स्वामीनाथन की बात हुई ना, तो ये चित्र कैसे बनाते थे? इनके चित्रों में चिड़िया जरूर होती थी, जिसके कारण इनको क्या नाम दिया गया था? इसके कारण इनको वर्ल्ड मैन का नाम दिया गया था। 1890 के सदस्य थे, ये भी आप लोगों ने बता दिया। चलो अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा कला आंदोलन है जिसका सूत्रपात मनोवैज्ञानिक सिगमंड फ्राइड के सिद्धांतों के आधार पर कवि आंद्रे दोंतो ने किया था? ठीक है, थोड़ा लंबा है। कंत्रा पत्रिका को, हाँ, कंत्रा, मजदूर, इन सभी पत्रिकाओं को भी इन्होंने वो किया था, सही है। हम पूछ रहे हैं कि वह कौन सा कला आंदोलन है जिसका सूत्रपात मनोवैज्ञानिक सिगमंड फ्रायड के सिद्धांतों के आधार पर कवि आंद्रे दोंतो ने किया था? ऑप्शन नंबर ए अभिव्यंजनावाद, बी प्रभाववाद, सी अति यथार्थवाद, डी यथार्थवाद। फटाक से बताओ आप लोग कमेंट में क्या है। तो ज्यादातर लोगों के आंसर हैं सी, प्रिया पाठक, अविनाश, कल्पना, आयान, पंकज, सभी ने दिया है सी। 11 का सी, वेरी गुड। अति यथार्थवाद का आरंभ होता है, या अति यथार्थवाद का सूत्रपात कहें या जन्म कहें या आरंभ कहें, चाहे जो कुछ कह लें, इसका आरंभ मनोवैज्ञानिक सिगमंड फ्रायड, ठीक है, बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक हुए, सिगमंड फ्रायड के सिद्धांतों के आधार पर कवि आंद्रे देंतो ने किया था। और कब किया था? तो 1924 ईस्वी में। कब? 1924 ईस्वी में। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और भारत में ये प्रवृत्ति अगर पूछी जाए तो सबसे पहले किसके चित्रों में दिखाई देती है? तो ये याद रखना, रविंद्रनाथ टैगोर के चित्रों में। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर के चित्रों में। चलिए, और यहाँ हम बात कर रहे थे अति यथार्थवाद की, ठीक है। अभिव्यंजनावाद की बात करें तो अभी चलिए अभिव्यंजनावाद के बारे में भी थोड़ी सी बात कर लेंगे हम, छोटी छोटी बात है। लेकिन इससे पहले ये बताओ कि अभिव्यंजनावाद आरंभ कहाँ हुआ था? फटाफट बता दो कमेंट में, अभिव्यंजनावाद का आरंभ कहाँ हुआ था? 1922 से 42, आंद्रे बेटू, जी मैम, आर एन टैगोर, हाँ, रविन्द्रनाथ टैगोर। बताओ आप लोग, अभिव्यंजनावाद का आरंभ कहाँ हुआ था, कहाँ से हुआ था? ऑप्शन ए इटली, बी जर्मनी, सी रूस, डी फ्रांस। जर्मनी 1905 से 1925, वेरी गुड। सन 1905 में, उसी समय फाववाद भी चला था। कहाँ से आरंभ होता है? जर्मनी से। ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी से अभिव्यंजनावाद शुरू हुआ था। और अभिव्यंजनावाद का मूल उद्देश्य, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ याद रखना। और इसका क्या था? ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर था। यहाँ याद रखना, अभिव्यंजनावाद का मूल उद्देश्य था मन की अभिव्यक्ति को व्यक्त करना, ना कि चित्रों को या रेखाओं पर ध्यान देना। वो मोस्टली रेखा रंग पर ध्यान है, मन की अभिव्यक्ति जैसे भी व्यक्त हो उस पर ध्यान देते थे। तो ये चीज कहाँ की है? अभिव्यंजनावाद की है। और इसका प्रमुख कलाकार कौन था? तो एडवर्ड मुंक या एडवर्ड मुंच इसका प्रमुख कलाकार था। और यह लगभग फाववाद के समकालीन थी। सबसे बड़ा फाववादी हेनरी मार्क्स था। तो ये भी आपको याद रखना है। अभिव्यंजनावाद शुरू हुआ जर्मनी में। एक सूत्र बताती हूँ आपको, जिससे आपको पता चल जाएगा कि जर्मनी में कौन कौन से वाद शुरू हुए। वाओ दादा को अभी रोको। और ये जान लेना, ये एक लाइन
आपको इतने वाद याद करा रही है कि टीजीटी वालों के लिए कई बार केवल वाद ही पूछ लिए जाते हैं, कहाँ से आता है। ठीक है, तो वाव से ये जर्मनी में वाव दादा को अभी रोको, याद रखना। वाव हाउस जो है कहाँ चला, जर्मनी में चला। दादावाद जर्मनी से पनपा, और अभिव्यंजनावाद जर्मनी से पनपा। रोकोको शैली फली फूली कहाँ थी, तो जर्मनी में थी। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। इन्हीं इन्हीं देशों में इंग्लैंड, फ्रांस आता था। हाँ, तो ये याद रखना, वाव दादा को अभी रोको, ये रोकोको शैली, वाव हाउस। वाव हाउस एक विद्यालय था, वाव हाउस कोई आंदोलन नहीं था। और दादावाद, दादावाद तो आंदोलन ही था। अभिव्यंजनावाद, रोकोको शैली, ये सारे कहाँ के हैं, तो जर्मनी से संबंध रखते हैं, ये याद रखना। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वह कौन सा कला आंदोलन था जिसका उद्देश्य कला के मूल स्वरूप को विकृत करके प्रस्तुत करना था। एक तरीके से कला को समाप्त कर देना इनका उद्देश्य था। वो कौन सा कला ग्रुप है जहाँ के चित्रकार ये नहीं चाहते थे कि कला आगे बढ़े, वो कला को नष्ट कर देना चाहते थे, क्योंकि कारण भी था उस समय क्या था कि विश्व युद्ध छिड़ा हुआ था। तो आपको बताना है वो कौन से चित्रकार थे, वह कौन सा कला आंदोलन था जिस कला आंदोलन में कला को विकृत करके प्रस्तुत करने का काम किया गया। फटाफट बताइए आप लोग, चलिए कमेंट में। ऑप्शन है दादावाद, किरणवाद, वाव हाउस, सर्वोच्चवाद। तो इसका राइट आंसर मुझे दे दिया है लोगों ने। चलिए हम आगे बताते हैं आपको। इसका सही उत्तर क्या था, दादावाद। दादावादियों में मार्शल धूसा को आप लोग याद रखें, ब्राक को याद रखें। मार्शल धूसा दादावाद 13 का, हाँ 1916 से 1922 तक चला ये। और दादावाद जो था इसमें क्या था, आपका मार्शल धूसा और ब्राक। ये मार्शल धूसा को जब याद करेंगे तो याद आएगा इसने क्या किया था, एक जो हमारा वो होता है पॉट, मड पाट, मड पात्र कहें या मड पॉट कहें, उस पर उसने कुछ लाइनें खींची और उसको नाम दे दिया फव्वारा। लेटरिन के पॉट को उसने क्या, लेटरिन की सीट पे पेंटिंग बना के बंदा फव्वारे का नाम दे देता है। इसके अलावा इसने मोनालिसा की मूछें लगा दी और उसका नाम दिया एल्यूक। मोनालिसा जैसी खूबसूरत पेंटिंग की मूछें लगा दी, उसका नाम दिया एल्यूक। ऐसे ही दादावाद के एक चित्रकार ने क्या किया, हाथ, एक चित्रकार के हाथ पैर तोड़ के बंदर के पुतले को एक चित्रकार का नाम देके बैठा दिया। ठीक है, पिकाविया, हाँ वेरी गुड। तो ये सब चित्रकार हैं, ये सब चित्रकार कहाँ से हैं, दादावाद। दादावाद का नाम भी अजीब तरीके से ही रखा गया था। इन्होंने क्या किया कि एक डिक्शनरी ली जो वहां की थी, और डिक्शनरी को चाकू की नोक से खोला और फिर चाकू छोड़ा, जिस अक्षर पर चाकू गिरा उसी को नाम रख दिया दादावाद। तो वहां पर नाम निकला दादावाद। दादा, दादा मतलब झूलने वाला घोड़ा या बनी बनाई कला। ठीक है, तो ये क्या नाम दिया इन्होंने, दादावाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसी के नाम पर इंडिया में भी एक, इसी तरीके से एक भारत में भी ग्रुप बना जिसका नाम लॉटरी सिस्टम से हुआ था। 4 लोगों ने लॉटरी डाली, जो जो अक्षर आ गए उनका नाम उन्होंने रख दिया। उस ग्रुप का नाम है टखमन। जयपुर में है ये। माफ करना, गला खराब है। तो ये ग्रुप कहाँ है, जयपुर में है ना। तो झूलने वाला घोड़ा या लकड़ी का घोड़ा, ऐसे ही टकमन ग्रुप भी है। ठीक है, लेकिन उनके कर्म ये नहीं थे जो दादावादियों के थे। दादावादियों ने कला को बहुत नुकसान पहुंचाया था। क्वेश्चन नंबर 14, कलाकार ग्रुप 1890 का नाम ग्रुप 1890 क्यों रखा गया, क्योंकि ऑप्शन है आगे कि इस ग्रुप की स्थापना 1890 में हुई थी, या ज्योति पांड्या के मकान का नंबर 1890 था, या इस ग्रुप में 1890 सदस्य थे, या फिर इस ग्रुप का लकी नंबर 1890 था। क्या कारण था ग्रुप 1890 का नाम 1890 रखने के लिए?
ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 14 का आप लोग आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी। तो भाई बताओ कितने लोग ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आयान बी, आराध्या बी, पंकज बी, नपेंद्र कुमार बी। तो वेरी गुड, इसका सही उत्तर यही होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और इसका क्या था, ए था। अब बी आप लोग देखेंगे इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1863 ईस्वी में। इसके बारे में थोड़ा सा लोगों में मतभेद रहता है, क्योंकि इसकी जो है 25-26 अगस्त 1962 को के अंबादास, जे स्वामीनाथन, जे एम शेख, हिम्मत शाह, इन सब ने विचार विमर्श किया। कहाँ, भावनगर गुजरात में। लेकिन यहाँ पर ये बैठक बनी, ये ग्रुप अप्रूव नहीं हुआ। तो उन 1800, सॉरी मैंने यहाँ 1863 लिखा है, माफ करना, 1963 ईस्वी में। अब 1963 ईस्वी में ये दिल्ली में, या एक तरीके से पूर्णतः हम कहें लिखित रूप से, ये ग्रुप प्रमाणित हुआ कि इस ग्रुप की स्थापना हुई है। ठीक है, तो ये कहाँ होगा, दिल्ली। बी राइट है आराध्या, वेरी गुड। तो ये ज्योति पांड्या के मकान का नंबर क्या था, 1890, जहां इन्होंने पहले बैठक की थी गुजरात में। ठीक है, तो उस समय क्या, और इस ग्रुप का उद्देश्य क्या था, तो क्षेत्रीय कला जो थी, उस क्षेत्रीय कला को, अकादमियों की स्थापना से भारतीय कला में क्षेत्रवाद पनप रहा था, उस क्षेत्रवाद को कम करने के उद्देश्य से, है ना। कुछ चित्रकार विदेश चले गए, कुछ चित्रकारों ने अलग ग्रुप बना लिया, सब छिन्न भिन्न हो गए। तो अब इन लोगों ने क्या किया, अपना एक अलग ग्रुप बनाया जिसमें सभी को स्थान दिया। तो ये याद रखना कि ज्योति पांड्या के मकान का नंबर क्या था, 1890, जिसके नाम पर इस ग्रुप का नाम 1890 पड़ा। ठीक है, और इसकी घोषणा पत्र को, इसके घोषणा पत्र को 1963 में लागू किया गया था। और किसने लिखा था, तो जे स्वामीनाथन ने लिखा था। ठीक है, ठीक है। मेन चित्रकारों की यहाँ बात करें तो ग्रुप के संस्थापकों में जे स्वामीनाथन आते हैं। सचिव इसके अगर हम बात करें तो जे राम पटेल थे। ठीक है, सचिव कौन थे, जयराम पटेल थे। और अगर हम बात करें लेख किसने तैयार किया था, तो यह भी याद रखना, मैक्सिकन अत्यथार्थवादी कवि जो थे आक्टियो पाज, उन्होंने इसका लेख तैयार किया था। ठीक है, कोई बात नहीं, मिस्टेक। हाँ, तो दिल्ली में अब इसकी स्थापना 1963 मान्य होगी। इसकी बैठक गुजरात में हुई थी, ये भी याद रखना, कब हुई थी, 1962 ईस्वी में। और कब, 25-26 अगस्त को। तो ये चीज आपको इससे याद रखनी है। ठीक है, ग्रुप की पहली प्रदर्शनी की बात करें तो इसकी पहली प्रदर्शनी 1963 ईस्वी में रविंद्र भवन दिल्ली में आयोजित की गई थी, और जिसका उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ठीक है, तो ये सब याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। दिल्ली शिल्पी चक्र के किन दो चित्रकारों ने आईफैक्स की सदस्यता त्याग कर दिल्ली शिल्पी चक्र ग्रुप की स्थापना करवाई थी। स्थापना में उनका बहुत बड़ा हाथ था। अब एक चीज यहाँ पर जान लेना, जितना चित्रकार ये यहाँ पर है वो सब दिल्ली शिल्पी चक्र का है, तो नाम ये आपको याद करने में दिक्कत नहीं होगी। लेकिन यहाँ ये पूछ रहा है कि आईफैक्स की सदस्यता किसने त्याग दी थी। ठीक है, इससे पहले वो आईफैक्स का सदस्य था। चलिए कमेंट में बताना कि कौन था। ऑप्शन नंबर ए धनराज भगत, कृष्णा खन्ना, बी जयाप्पा स्वामी, ठीक है, सी के एस कुलकर्णी कंवल कृष्ण, डी देवयानी कृष्ण। फटाफट बताओ आप लोग कौन था जिसने, हाँ, दिल्ली आईफैक्स की सदस्यता त्याग दी थी। कौन था, धनराज थे, कमल कृष्ण थे, के एस कुलकर्णी कंवल कृष्ण थे, धनराज कृष्ण खन्ना थे, जयाप्पा स्वामी थी, या देवयानी कृष्ण थी। 15 का ए, सोच समझ के आंसर दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 15 का। और ये क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल है, पर ये लास्ट टाइम पूछ लिया गया था कि कौन दिल्ली में पढ़ाता था और कौन ऐसे करके आया था। दिल्ली शिल्पी चक्र से इतना तो आपको याद रखना होगा। थोड़ा सा देखिए, धनराज भगत कृष्ण खन्ना, ए ए ए। तो हम अगर आप कह रहे हैं कि धनराज भगत कृष्णा खन्ना को लॉक किया जाए, तो
अगर आपने इनको चुना है तो ये आंसर आपने बिल्कुल गलत चुना है। ठीक है, यहाँ के एस कुलकर्णी और कंवल कृष्ण ये दोनों लोग, वैसे ये सब शिल्पी के सदस्य थे। हाँ, यहाँ कह क्या रहा है, आईफेक्स की सदस्यता त्याग दी और दिल्ली शिल्पी चक्र की स्थापना में करवाई। दिल्ली शिल्पी चक्र की स्थापना करवाए मतलब यहाँ के ही सदस्य हो गए। तो 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आराध्या, वेरी गुड। तो अब सी क्यों है, के एस कुलकर्णी, कंवल कृष्ण, धनराज भगत, ये सारे चित्रकार ये दिल्ली शिल्पी चक्र के जो है सदस्य थे और इससे पहले ये आईफेक्स के सदस्य थे। आईफेक्स से ये गुस्सा थे। ठीक है, क्या हुआ था कि कला जब स्वतंत्रता प्राप्त हो गई तो उसके बाद कला गतिविधियों की एक ही सरकारी संस्था कौन सी थी, आईफेक्स थी। पहले ये जान लो, दिल्ली शिल्पी चक्र की स्थापना 1949 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, और कहाँ हुई थी, दिल्ली में हुई थी। प्रेरणा स्रोत इसके यामिनी राय थे। संस्थापक जो है भवेश चंद्र सान्याल थे और प्रथम अध्यक्ष भी थे। अब और बात करते हैं, ये दिल्ली में ही हुई थी। तो यहाँ क्या था, एक और संस्था थी जो थी उकील स्कूल ऑफ आर्ट, जो कि बंगाल शैली की शिक्षा दे रही थी। अब जो चित्रकार आए थे पाकिस्तान से, ठीक है, पाकिस्तान से आए हुए चित्रकारों ने इस ग्रुप की स्थापना की। ठीक है, अब जो चित्रकार आ रहे थे उनको ये संस्थाएं उनकी कार्य पद्धतियों से संतुष्ट नहीं थी और चित्रकार संस्थाओं की कार्य पद्धतियों से संतुष्ट नहीं थे। तो उन्होंने अपनी नए ग्रुप की स्थापना की। वो कौन सा था, दिल्ली शिल्पी चक्र, जिसमें धनराज भगत और आपके बीसी सान्याल या मतलब भवेश सान्याल ने इसकी स्थापना की थी। तो ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, 25 मार्च 1949 को दिल्ली शिल्पी चक्र की स्थापना हुई। आराध्या, वेरी गुड। इसके अलावा भी बहुत सारे चित्रकार हैं जिसमें इन 1 2 3 4 5 6 के अलावा आप देखें यहाँ पर तो आपको और कौन कौन से मिल जाते हैं। आपको रामेश्वर बरूटा मिल जाते हैं, राम कुमार मिल जाते हैं, आपको कृष्णा खन्ना मिल जाते हैं और आपको इसी के साथ, इन सबके साथ प्राणनाथ मांगू भी दिल्ली शिल्पी चक्र के चित्रकारों में मिल जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ एक क्वेश्चन है, मैन एंड वुमेन ग्राइंडिंग देयर टीथ चित्र किस चित्रकार ने बनाया है। FN सूजा, सोमनाथ होर, भूपेन खक्कर, मंजीत बाबा, किसने बनाया है मैन एंड वुमेन ग्राइंडिंग देयर टीथ। चलो फटाफट बता दो, बहुत फेमस चित्रकार है। गोल मार्केट, हाँ गोल मार्केट में हुआ था, मैम 16 चित्रकार थे। वेरी गुड। हाँ, मैन एंड वुमेन ग्राइंडिंग देयर टीथ चित्र किस चित्रकार ने बनाया है। FN सूजा, सोमनाथ होर, भूपेन खक्कर, मंजीत बाबा, कौन है जिसने बनाया है मैन एंड वुमेन ग्राइंडिंग देयर टीथ। लगाओ तुक्का या क्लियर, जल्दी से बताइए किसने बनाया है ये चित्र। स्त्री और पुरुष आपस में दांत पीसते हुए, मतलब उन्होंने आपसी कलह को इस चित्र में दिखाया है। चलो उनके और चित्र भी बता दूं, शायद आपको याद आ जाए। हैं तो उनके चित्र हैं दार्शनिक प्रेमी, गोवा के दृश्य, वर्थ, क्रिस्टी की नीलामी में बिका था। आराध्या ने बिल्कुल सही उत्तर दिया है, FN सूजा। फ्रांसिस न्यूटन सूजा ने बनाया है मैन एंड वुमेन ग्राइंडिंग देयर टीथ। ठीक है, ये चित्र इनका काफी इंपॉर्टेंट मुझे लगा, थोड़ा अलग भी था तो मैंने आपको बता दिया। इन्होंने बर्थ नामक चित्र बनाया है। हाँ, इन्होंने बर्थ नामक चित्र बनाया है जो क्रिस्टी की नीलामी में बिका था। न्यूड इनका एक इंपॉर्टेंट चित्र है, कुमार आर्ट गैलरी में है, ग्वास में इन्होंने बनाया था। पोर्ट्रेट ऑफ प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखना, पैक ग्रुप का इन्होंने पोर्ट्रेट भी बनाया था ये। इसके अलावा इनकी अनावृत श्रृंखला है शापित मानव, ईसा के चित्र इन्होंने बनाए हैं। गोवा के भी कुछ चित्र बनाए हैं जिसमें गोवा के दृश्य हैं। तो इसके अलावा बात दार्शनिक प्रेमी, अगर हम सूजा की बात करें तो सूजा जो है क्या थे, तो आप लोगों को पता है इन्होंने
पैग ग्रुप की स्थापना की थी। और हुआ क्या था कि आरा की चित्राकृतियां जो थी उन्हें भाई नकार दिया गया था, तो इसलिए इन लोगों ने कहा कि रहने दो, हम अपना ही ग्रुप बना लेते हैं। पैग ग्रुप की स्थापना की थी। 1924 से 2002 तक इनका समय रहा, ये भी याद रखना। 2002 तक इनका समय रहा है। गोवा में इनका जन्म हुआ था, मुंबई में मृत्यु हुई। जे स्कूल ऑफ आर्ट से इन्होंने शिक्षा ली। वैसे कई जगह से ये निकाले जाते रहे हैं, जैसे शुरुआत से ही इनके हम कहें तो निकालने के काम शुरू हो गए। सेंट जॉर्जियो स्कूल में प्रवेश लिया, 2 वर्ष बाद वहां पर दीवारों पर कुछ गलत चित्र बनाए, वहां से निकाल दिए गए। इसके बाद 1939 से 40 इन्होंने जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई में प्रवेश लिया, लेकिन वहां क्या हुआ, स्कूली शिक्षा के बजाय ये यूरोपीय चित्रकारों के साथ ज्यादा उनसे प्रभावित हुए और यह स्वयं चित्रण सीखने लगे। साथ ही कम्युनिस्ट पार्टी में सम्मिलित हो गए और 1943 में इन्हें यहाँ से भी निकाल दिया गया। जैसे एक कहावत हम लोगों के यहाँ कही जाती है ना कि जहां जाए जय चरण शरीफा, वही इनके साथ हुआ कि जहां जहां गए इनके काम इतने अलबेले थे कि वहां से ये निकाल दिए जाते थे। लेकिन फिर भी इन्होंने ठान रखा था कि भाई बनेंगे तो हम अपने मन के चित्रकार, ये बन के रहे। क्वेश्चन नंबर 17 पे बढ़ जाते हैं। आधुनिक भारत का अंतरराष्ट्रीय चित्रकार किसे कहा जाता है? बहुत सरल है, झटपट बता दो। 1947-48 सूजा, वेरी गुड। चलो अगला भी बता दो। अगला चित्रकार भी भाई इंपॉर्टेंट है, निकाला वो भी गया था लेकिन वो पूरे देश से ही निकाल दिया गया था बेचारा। चित्रकार अच्छा है जिसने भारत को एक अमूल्य निधि दी है चित्रों की, लेकिन कहते हैं जब ज्यादा हमारे पास उपलब्धियां हो जाती हैं तो हम कई बार सोच लेते हैं हम कुछ भी करें, हमें टोका नहीं जाएगा। लेकिन ये समाज और भीड़ होती है जो टोक देती है। क्वेश्चन है आधुनिक भारत का अंतरराष्ट्रीय चित्रकार किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है अवधेश मिश्रा, रविन्द्रनाथ टैगोर, मकबूल फिदा हुसैन, यामिनी राय। किसे कहा जाता है? फटाफट का बता दो आप लोग। ये भी देख लेना, आधुनिक भारत का कह रहे हैं, 17 का बी दे रहे हो आंसर। 17 का ऑप्शन नंबर सी है, मकबूल फिदा हुसैन को आधुनिक भारत का अंतरराष्ट्रीय चित्रकार कहा जाता है। याद करो पिकासो के साथ इनके चित्रों की प्रदर्शनी लगी थी, ये भारत छोड़ के चले गए थे, है ना। मैंने बताया इनको देश से निकाल दिया गया था। मैम ए नारी को अच्छा नहीं मानते थे, माधुरी दीक्षित को ही तो ये बहुत अच्छा मानते थे। माधुरी दीक्षित के इन्होंने कितने चित्र बनाए हैं। और एक कवि थे मुक्तिबोध, उनकी मृत्यु के बाद जो है ये इन्होंने चप्पल पहनना छोड़ दिया था, ठीक है। और माधुरी दीक्षित की फिल्म कौन सी फिल्म थी जिसको इन्होंने 60 बार देखा था, बताओ। इन्होंने 17 बार, 17 का ए है, ठीक है। माधुरी दीक्षित की फिल्म को इन्होंने 60 बार देखा था। तो चलिए, ये बहुत फैन थे माधुरी दीक्षित के बड़के वाले। तो मकबूल फिदा हुसैन जिनका जन्म कब हुआ था? 1915 ईस्वी में हुआ था, ये भी याद रखना, ठीक है। भारत के जाने माने चित्रकार हैं, कला की बहुत अमूल्य निधि देके गए हैं, लेकिन हुआ क्या था, इन्होंने कुछ भारत माता का ही एक ऐसा चित्र बना दिया था, हम आपके हैं कौन, हाँ जी, इन्होंने बार बार देखी है। तो 1911 तक इनका समय रहा। हुआ क्या था, इन्होंने कुछ विवादित चित्र बना दिया था भारत माता का, तो इसलिए इन्हें भारत से निकाल दिया गया था, देश निकाला दे दिया गया। ये कतर में, इंग्लैंड की राजधानी कतर की वहीं सदस्यता लिए और वहीं रहने लगे थे और वहीं इनकी मृत्यु हुई थी। तो ये भी याद रखना। तो इम्पोर्टेंट इनका यही है कि ये महाराष्ट्र के सोलापुर के निकट पंढरपुर में इनका जन्म हुआ था। वैसे इनको पढ़ने के लिए बहुत टाइम चाहिए, इन्होंने कई फिल्में भी बनाई हैं, मीनाक्षी द टेल ऑफ द 3 सिटीज, ऐसे करके बहुत सारी फिल्में बनाई हैं इनके ऊपर। आप कहेंगे तो मैं पूरा डिटेल में एक वीडियो दूंगी इंपॉर्टेंट चीजों का। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। 12 मूवी इन्होंने बनाई है, 68 बार देखी है, हाँ बहुत दिल दे चुके सनम। अरे 1967, 73, 91 में पुरस्कार मिले। चिंता मत करो, सारे क्वेश्चन एक एक करके डालूंगी, एक ही बार में सब बता दूंगी, तो फिर आगे क्वेश्चन कहाँ से बनेंगे और आपका दिमाग कहाँ से एक्टिव होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है, 1954 ईस्वी में दिल्ली में स्थापित राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय के प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन थे? अब यहाँ पर आपको 3 चीजें मिल रही हैं। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय की स्थापना कब हुई? 1954 में। इसके प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन थे?
ये आपको बताना है। असित कुमार हलदार, मुकुल चंद डे, देवी प्रसाद राय चौधरी, शैलेंद्र नाथ डे। चलो बताओ। अंतरराष्ट्रीय कलाकार रविंद्रनाथ, लेकिन आधुनिक भारत के जब हम कहें तो इन्हें उपाधि ही मिली है आधुनिक भारत के अंतरराष्ट्रीय कलाकार। आपके मकबूल फिदा हुसैन है। कारण क्या है? इनकी प्रदर्शनियां पिकासो के साथ लगी हैं। रविंद्रनाथ टैगोर अंतरराष्ट्रीय कलाकार कैसे, उतने ज्यादा वो नहीं माने जा सकते हैं, ठीक है। डीपी राय चौधरी, मुकुल चंद्र डे, मुकुल चंद्र, सभी दे रहे हैं मुकुल चंद्र डे। इंग्लैंड में, कतर नहीं, माफ करना मैंने कतर बोला, लेकिन ये कतर की नागरिकता लिए थे, ठीक है। इंग्लैंड में कतर नहीं है, मैं भूल गई हूँ फ्लो में। आगे हम बढ़ते हैं कि यहाँ राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय के प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन थे? तो मुकुल चंद्र डे थे, ये याद रखना। कौन थे? मुकुल चंद्र डे। ये प्रथम भारतीय अध्यक्ष थे किसके? तो याद रखो, आपको राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय के पहले भारतीय अध्यक्ष कौन थे? तो मुकुल चंद्र डे थे। और 1954 में इसकी स्थापना हुई थी दिल्ली में। चलिए अगला क्वेश्चन है, उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र भारत के किस शहर में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए प्रयागराज, बी बिहार, सी काशी, डी उदयपुर। फटाफट बता दो, मैंने सांस्कृतिक केंद्र बताए भी थे आप लोगों को। पहले सचिव वरदा चंद्र उकील, हाँ शारदा रंगदा वरदा तीनों भाई थे। गुड इवनिंग अजय मिर्जापुरी, स्वागत है आपका। सॉरी मैम, अभी कम काम कर रहे हैं, ध्यान नहीं दिया, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 19 का क्या होगा उत्तर? तो सभी ने दे दिया आंसर नंबर ए। आंसर नंबर ए होगा सही, क्योंकि उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र भारत के किस शहर में स्थित है? प्रयागराज में स्थित है। अगर और केंद्रों की बात करें, ये केंद्र मैंने और पूछा था, वो पूछा था उत्तरी सांस्कृतिक केंद्र पटियाला में, फिर पूर्वी सांस्कृतिक केंद्र शांति निकेतन कोलकाता में है, दक्षिणी सांस्कृतिक केंद्र तमिलनाडु तंजौर में है, पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर राजस्थान में है, उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र प्रयागराज इलाहाबाद में, और उत्तर पूर्व सांस्कृतिक केंद्र बीमापुर नागालैंड में, और दक्षिण मध्य सांस्कृतिक केंद्र नागपुर महाराष्ट्र में। ये याद रखना कितने सांस्कृतिक केंद्र हैं, तो 7 हैं। ओके, गुड इवनिंग अनीता विश्वकर्मा, स्वागत है आपका क्लास में। तो ये हो गए हमारे सांस्कृतिक केंद्रों की बात। टोटल 7 सांस्कृतिक केंद्र उत्तर मध्य कहा? प्रयागराज में। इंडिया के इस भूभाग में, जो हमारा ये वाला भूभाग है, ये मैं बना रही हूँ, टेढ़ा मेढ़ा बनेगा, देखिए हंसीएगा मत। यहाँ पर ये हमारा प्रयागराज, ऊपर चली जाती है टोपी उसकी चोटी, जहां इधर पंजाब पंजाब, यहाँ उत्तर प्रदेश के बीच में प्रयागराज में ये पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7, वेरी गुड। हाँ, अगला क्वेश्चन है आपका, चेन्ना केशव मंदिर कहाँ स्थित है? क्वेश्चन कर रहा है कि चेन्ना केशव मंदिर कहाँ स्थित है। ऑप्शन है केरल, ऑप्शन नंबर बी आंध्र प्रदेश, सी है मैसूर, डी है उड़ीसा। देखिए ये इसलिए डाले हैं मैंने क्योंकि ये मंदिर आपसे कई बार पेपर्स में पूछे जाते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा आप लोगों से ये मंदिर भी पूछ लूं, ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो और आप आंसर सही दे सकें। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो ऑप्शन नंबर चेन्नई केशव मंदिर जो है मैसूर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? मैसूर में पड़ता है, ठीक है। मैसूर के किसमें? बेल्लूर जिले में। बेल्लूर में, मैसूर जिला है या मैसूर के बेल्लूर नामक स्थान पर चिन्ना केशव मंदिर पड़ता है। ये आपको याद रखना है। 20 का ऑप्शन नंबर ए होगा सही उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन, हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
प्रश्न ये है कि मेढ़रा का सूर्य मंदिर किन शासकों ने बनवाया था। प्रश्न कर रहा है कि मेढ़रा का सूर्य मंदिर किन शासकों ने बनवाया था। ऑप्शन ये है पल्लव शासक, ऑप्शन नंबर बी है ए पल्लव शासक, बी चंदेल शासक, सी चोल शासक, डी सोलंकी शासकों ने। मेढ़रा का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था, बताइए आप लोग कमेंट में। तो ये 21 का डी। जी मैम, बेसर शैली में, हाँ बेसर शैली में बना हुआ है। तो ये मंदिर जो है मेढ़रा का सूर्य मंदिर सोलंकी शासकों ने बनवाया। आप लोगों ने आंसर नंबर दिया डी, डी है एकदम सही उत्तर। मेढ़रा का सूर्य मंदिर बनवाया किसने था, तो ये भी पता होना चाहिए आप लोगों को। इतना इसमें ये याद रखना है कि ये मंदिर किसने किसके समय में बना है, तो सोलंकी शासकों के समय में बना है, सूर्य को समर्पित है। इसके अलावा घुमली का नवलखा मंदिर भी यहाँ पर है, घुमली में है, ठीक है। मेसाहड़ा में नीलकंठ महादेव मंदिर भी इन्हीं लोगों के समय में है, सोलंकी शासकों सोलंकी राजाओं के समय में है, क्योंकि इन्होंने वैष्णव और शैव धर्म से संबंधित चित्र